2008 में जब कोसी नदी में बाढ़ आई थी, तब उस दौरान बाढ़ के कारण और उपायों को लेकर, प्रबंधन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा हुई। 2011 में योजना आयोग ने एक रिपोर्ट भी तैयार की जिसमें बाढ़ के प्रबंधन को लेकर कई तरह के उपाय बताए गए। उससे पहले भी बाढ़ के आकलन को लेकर हमारे देश में कई प्रकार की एजेंसियां बनी हुई हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड है, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन वगैरह वगैरह तो है ही। यह भी सुझाव आया था उस वक्त कि रिवर बेसिन अथॉरिटी यानी नदी घाटी आयोग बने, प्राधिकरण बने और यह प्राधिकरण बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी तमाम एजेंसियों की शीर्ष संस्था के रूप में काम करे। 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई, लेकिन इसका मूल काम प्रदूषण से निपटना था। नदियों से प्रदूषण दूर करने पर इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर काफी जोर दिया जा रहा है। गंगा को स्वच्छ करने के तमाम उपाय जब फेल हो गए तो एक नई योजना लॉन्च हुई जिसे आप नमामि गंगे के नाम से जानते हैं। इसके लिए 2037 करोड़ रुपए का बजट भी है। 100 करोड़ का बजट अलग से घाटों को सुंदर बनाने के लिए रखा गया है। हाल ही में संसद ने एक नेशनल वाटरवे एक्ट पास किया है जिसके अनुसार देश की 111 नदियों को राष्ट्रीय जल मार्ग में बदल दिया जाएगा, जिससे नदियों को परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। 14,500 किलोमीटर का जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की यह महत्वाकांक्षी योजना है। बताने का मकसद यह है कि नदियों को लेकर नीतिगत स्तर पर कितना कुछ हो रहा है, जिससे पता चलता है कि सरकार की निगाह में नदियां हैं, लेकिन क्या बाढ़ को लेकर उतना ही शोर है जितना होना चाहिए? क्या हम और आप सार्वजनिक स्तर पर इस शोर को सुन पा रहे हैं, चर्चा को सुन पा रहे हैं? क्या बाढ़ के प्रबंध को लेकर भी इतना ही हल्ला गुल्ला है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। नीतीश कुमार ने फरक्का बैराज की वजह से जमा हो रही गाद की परेशानी के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। उनका कहना है कि ये जो स्थिति है, इस पर हम पिछले कुछ सालों से लगातार केंद्र सरकार से अपनी बात कह रहे हैं। गंगा नदी पर जो फरक्का बैराज बना है, उसके बाद सिल्ट डिपॉजिट होता जा रहा है, गाद जमा हो रही है। इसका असर जो है पटना तक हो रहा है। पहले यह भी कहा गया था कि इसके बनने से गाद के बहाव में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब देख रहे हैं कि बहुत परेशानी हो रही है और ये सही समय है कि गंगा के सिल्ट मैनेजमेंट के बारे में सोचा जाए और निर्णय लिया जाए ताकि बार बार बाढ़ की परिस्थिति ना आए। लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसा होता ही रहेगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का बैराज है। गंगा नदी पर बना यह बैराज भारत और बांग्लादेश के बीच कभी एक बेहतर दोस्ती की मिसाल हुआ करता था, मगर अब यह दोनों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। गंगा घाटी के इलाके में तो मुसीबत है ही। 1975 में बनकर तैयार हुआ बैराज का मकसद था कि गंगा का 1100 क्यूसेक पानी हुगली नदी में डाला जाए ताकि कोलकाता बंदरगाह में जमा होने वाली गाद को बिना मैकेनिकल ड्रेजिंग के निकाल दिया जा सके। बाद में यह पाया गया कि फरक्का बैराज से मोड़ा गया पानी सेडिमेंट को पूरी तरह से हटाने के लिए नाकाफी है। नीतीश कुमार इसी को बाढ़ का एक प्रमुख कारण मानते हैं। गंगा में बहुत ज्यादा गाद जमा हो गई है, जिसके कारण गंगा की सतह जो है अब काफी ऊंची हो गई है, लिहाजा नदी में पानी ढोने की क्षमता कम हो जाती है। बाकी सहायक नदियां भी गंगा में पानी नहीं ला पा रही हैं क्योंकि उनके यहाँ भी वही समस्या होगी, जिसके कारण ये गाद भर रहा है। अगर वो आगे बहकर नहीं जाएगा तो समस्या होगी। बिहार के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सरकार की नई परिवहन जल नीति की आलोचना की है कि केंद्र इसके कारण हर 100 किलोमीटर पर बांध और बैराज बनाने की बात कर रहा है, लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोच रहा कि इससे नदी में जो गाद जमा होती है वो कैसे प्रभावित होगा, उसको हम कैसे हटाने जाएंगे, क्योंकि इससे बाढ़ का खतरा होता है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि एक राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बने और इसे हटाया जाए, क्योंकि 2012 में चौसा से लेकर फरक्का तक उनके प्रयास से, उनके हल्ला हंगामा से एक हवाई सर्वेक्षण भी हुआ, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर दिनेश कुमार मिश्रा, जिनके बारे में सोमवार के प्राइम टाइम में मैंने जिक्र किया था। जमशेदपुर से हमारे साथ स्काइप से जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आप ताजिंदगी बाढ़ की स्थितियों पर ही काम करते रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति अचानक से क्या यही बाढ़ की समस्या का एक प्रमुख कारण है, और इस मांग को आप किस नजर से देखते हैं सर? देखिए, ये नई मांग तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पर अभी चर्चा होना शुरू हुआ है। इस पर अंग्रेज़ों के ज़माने से, मेरा ख्याल है कि 1870 के आसपास से जब इन लोगों के तटबंध फेल होना शुरू हुए, तब अंग्रेज़ों ने ये कहना शुरू किया कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद वाटर
बट इट इज़ विद द सेडिमेंट दैट कम्स अलॉन्ग विद द रिवर फ्लो। तो हमको सेडिमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा वो कहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। कहते ज़रूर रहे कि सेडिमेंट हैज़ नॉट बी मैनेज। मैनेज की कोई परिभाषा उन्होंने नहीं बताई कि आखिर में जो काम हम लोगों ने किया दैट वाज इन 55, जब कोसी का एम्बैंकमेंट बन रहा था, तब ये हुआ कि एक मैसिव अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है जाए नेपाल के जंगलों को रेस्टोर करने के लिए। वो प्रोग्राम चला ज़रूर, सहयोग भी किया, लेकिन 2 साल के अंदर वो सारा का सारा प्रोग्राम फिजल आउट हो गया। जहाँ तक हमारी नदियाँ हैं, तो तब भी मीएंडर करती थी और तब भी उनका धारा परिवर्तन होता था जब हमारे सारे इंटैक्ट थे जंगल। तो वो एक डिबेट अपनी जगह पर है, जंगलों का फायदा होता है या नहीं होता है, वो एक अपनी जगह पर है। अगर राष्ट्रीय खाद्य प्रबंधन कोई संस्थान होता है, तो उनको इन दोनों सीमाओं के बीच में देखना, एक तो बात आएगी, चाहे वो जंगल हो चाहे नहीं। और आम दिनेश जी, माफी चाहता हूं, आपकी आवाज टूट गई थी। एक बार फिर से आपको थोड़ा दोहरानी पड़ेगी बात कि ये गाद फरक्का से लेकर गंगा नदी पटना तक जो जमा हुई है, क्या इसे हटाना मुमकिन है? और जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गंगा प्रभावित हुई है, तो क्या गाद से बाकी नदियां भी प्रभावित हुई हैं? ये समस्या कितनी बड़ी है? और बाढ़ की जो, क्योंकि हम जानते हैं, आपने ही कहा कि इस इलाके में बाढ़ तो आती है, तो अगर गाद के कारण क्या इसका स्केल इतना बड़ा हुआ है क्या? जी। जाहिर है, देखिए बाढ़ के साथ जो पानी आता है ना, हम्म। उस पानी में गाद भी आती है। तो बाढ़ हम्म। नियंत्रण का कोई भी आप काम करते हैं तो पानी को फैलने से रोक देते हैं, हम्म। और उसी के चलते गाद जो है वो भी ठहर जाती है। वो अनइंटेंडेड इफेक्ट है उसका। और जो नदी का स्वाभाविक गुण है कि वो इलाके की पानी को बाहर निकालेगी, अपने कैचमेंट एरिया से जो भी पानी आता है उसको बाहर निकालेगी, यानी समुद्र तक पहुंचाए या मास्टर ड्रेन तक पहुंचाए। अब नदी का लेवल ही, अगर बेड लेवल ही ऊपर उठने लगेगा, तो नदी तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगी। वो तो अपना काम जो प्रकृति ने उसको दिया है वो कर ही नहीं पाएगी। तो उसका पानी बाहर फैलेगा, बाहर फैलने की जगह नहीं है, क्योंकि उस पर तटबंध बने हुए हैं। तटबंध टूटेंगे तो जो बाढ़ पहले बिल्ली की तरह से आती है, अब शेर की तरह से आएगी। एक बात। और दूसरी बात ये कि जितनी नदियां हैं उत्तर से जो आती हैं, महानंदा है, कोसी है, बूढ़ी गंडक है, गंडक है, ये सारी नदियां जो भी गंगा में मिलती हैं, अगर गंगा में पानी ऊपर, फ्लड लेवल उसका बढ़ेगा और गंगा का पानी ठहर जाएगा, अगर फरक्का बैराज बंद हो, उसके गेट्स बंद हो, तो एक तो गंगा में सेडिमेंटेशन बढ़ेगा क्योंकि उसका पानी स्थिर होता है। उसके साथ साथ जितनी भी उसकी सहायक धाराएं हैं वो भी अपने आप ठहर जाएंगी, और उनमें भी जो गाद बैठने का क्रम है वो कॉन्फ्लुएंस पर शुरू हो जाएगा, संगम पर शुरू हो जाएगा। उनकी भी क्षमता घटती है, और वो भी क्योंकि उन पर भी तटबंध बने हुए हैं तो वहां भी गाद जमा होती है अपने आप। तो पूरा जो रिवर सिस्टम है उसको हम लोगों ने डिस्टॉर्ट कर दिया हुआ, मोड़ दिया हुआ, खराब कर दिया, तहस नहस कर दिया हुआ है। तो वो एक समस्या हम लोग महसूस कर रहे हैं। अब उसके बाद चाहे जो कुछ कर लें। हम क्या हटा सकते हैं क्या? जब कोसी के समय आपसे बात हुई थी तो मुझे ध्यान आ रहा है कि सिर्फ कोसी नदी में ही अगर हम उसमें जो गाद है उसको हटाने का प्रयास करें तो कई हजार किलोमीटर तक ट्रकों को खड़ा कर देना पड़ेगा। तो अगर जी, आपने कहा था जी, तो अगर प्रधानमंत्री नीति भी बना दे के बीच में जी, सरकार का अध्ययन है, दिल्ली IIT का एक अध्ययन है कि हर साल नदी की बेड 5 इंच की रफ्तार से ऊपर जा रही है। वहाँ जो तटबंध बने कोसी पर वो 1963 में बने, और 63 के बाद आज करीब करीब 50 साल हो गए। तो 50 में अगर 5 इंच का गुणा कर दें तो 250 इंच तो नदी चढ़ गई, यानी करीब 20 फुट ऊपर चली गई। ये जो नुकसान होता है नदी का, वो एक इररिवर्सिबल डैमेज है। नदी इज सपोज्ड टू फ्लो थ्रू द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द बेसिन, कि वो सारे पानी को लेकर के समुद्र तक पहुंचाएगी, और उसका लेवल अगर आप उठा देंगे तो नदी पानी समेटने की जगह नदी पानी को कैचमेंट एरिया में फैलाने का काम करेगी, जो कि कुसाह में हुआ और उसके पहले 7 बार और हुआ। तो उससे समस्या तो जरूर दूर होगी, क्योंकि वो गाद का मैनेजमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। और दिक्कत ये है हमारे साथ में, अंग्रेज भी यही कहते कहते चले गए कि सिल्ट शुड बी मैनेज। उसके बाद हम लोग भी अपनी सारी रिपोर्ट उसमें लिखते हैं कि इट शुड बी मैनेज, लेकिन मैनेज के नाम पर हम कुछ करते नहीं है। जो कुछ करते हैं उसको फैलने से रोकने का काम करते हैं।
जी। और अगर तो करना समझ रहे हैं कि हो, अपनी मेरा जगह सवाल यही था सर कि अगर करना हो तो क्या हम इतनी बड़ी तादाद में गाद हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। अब नहीं हटा सकते। मैंने आपको बताया था कि उस वक्त भी कि वो जो 5 इंच का लेवल बढ़ रहा है, अगर उस नदी को कोसी क्या उस 37 किलोमीटर का महिषी से कोपड़िया के बीच में अगर गाद 1 साल की हटानी हो तो 5 महीने मिलेंगे, जबकि जमीन नम नहीं होगी। दिसंबर से लेकर के मई तक का वही समय है जबकि वहां से हटा सकते हैं। और मई महीने में जब फिर बर्फ पिघलने लगती है तो फिर पानी आ जाता है, फिर वाटर लेवल बढ़ता है, फिर खुदाई संभव नहीं होगी। उसमें हम लोगों ने उस वक्त हिसाब किया था कि 5 महीने तक 37,500 ट्रक बालू रोज वहां से निकल करके कहीं जाएगी। और वो कहाँ जाएगी वो जगह तय नहीं है, शायद वो गंगा सागर हो, वहां से 800 किलोमीटर के आसपास। उसके लिए आप 6 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बनाइए, सारे ब्रिजेस को नए तरीके से बनाइए, या फिर वो पूरी समस्या का अध्ययन कीजिए। तो मेरा एनालिसिस है, लेकिन पूरी समस्या का इंजीनियर लोग अध्ययन करें और वो कहें कि वह गाद को कहाँ ले जाएंगे। लोग सजेस्ट करते हैं कि उसकी ईंट बना लेंगे, ब्रिकेट्स बना लेंगे, सिरेमिक इंडस्ट्रीज खोल देंगे, लेकिन इतना ज्यादा सिल्ट आता है वहां पर कि वो सिरेमिक इंडस्ट्री या ब्रिक इंडस्ट्री में तो वैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत होगा, उसके बस का नहीं है। हम ये सारे लोगों को मिल करके उसके बारे में सोचना चाहिए, एक अध्ययन करना चाहिए कि सिल्ट कितनी है। पहली बात तो पता ही नहीं कि वो कितनी आपके है। इस जवाब से जो हमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सक्रियता दिखी दिल्ली तक आने की, बाकी मुख्यमंत्री तो नहीं आए कोई नीति लेकर कि प्रधानमंत्री को बनाना चाहिए इस तरह से, तो जो भी राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति की वो बात कह रहे हैं, तो गाद हम हटा ही नहीं सकते हैं। फरक्का बराज को अगर ध्वस्त भी कर दिया जाए वहां से तो भी ये मुमकिन नहीं है जो आप कह रहे हैं। पर अब मैं सर जानना चाहता हूं, तो क्या हम अभिशप्त हैं इसी तरह से आने वाले समय में बाढ़ की तबाही झेलने के लिए? अभी मुख्यमंत्री ने बताया कि 33 लाख लोग सिर्फ बिहार में प्रभावित हैं, करीब 16,000 मकान ध्वस्त हो गए हैं, 5 लाख हेक्टेयर के करीब अनाज जो है वो बर्बाद हो चुका है। और इस तरह से जो आंकड़ा दिया गया है, तो ये तबाही का स्केल हमको हर साल या हर बाढ़ में देखने के लिए हम मजबूर हैं। जी हाँ, जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम लोग मजबूर हैं। और वो विकल्प फरक्का बराज तोड़ना तो नहीं होगा, क्योंकि वहां से थोड़ा दूर नीचे बांग्लादेश शुरू हो जाता है। वो शायद ऐसा ना होने दे, एक बात। दूसरा ये है कि ये काम नदी कर सकती है, यानी तोड़ने के बजाय हो सकता है कि वहां तो इतनी रिटर्न लाइन बन गई है कि वो नदी ही चली जाएगी तोड़ करके, ऐसा लोगों का डर है। वो परिस्थिति को तैयार करने में संभालने के लिए हमारी तैयारी है या नहीं है वो नहीं मालूम, लेकिन ये सच है कि जितनी ज्यादा सिल्ट वहां है, जितना ज्यादा बालू वहां है, उसको इस तरीके से हैंडल कर पाना, परिमाण के बारे में ही अंदाजा नहीं है। लोग कहते हैं कि नदी को खोद करके पानी डाल दीजिए, उसके बाद बालू डाल दीजिए बाहर। अरे जब हम लोग छोटा सा घर बनाते हैं तो उसमें जो फाउंडेशन में जो मिट्टी निकलती है उसको हम फाउंडेशन भर लेते हैं, प्लिंथ भर लेते हैं, और तब भी वो मिट्टी पड़ी रहती है। तो आपको पता है कि जब आप कोसी को या गंगा को या इनको खोदने की बात कर रहे हैं तो कितना मिट्टी हैंडल करनी पड़ेगी या बालू हैंडल करनी पड़ेगी। ठीक है, एक सवाल और मैं जानना चाहता हूं। आपने सोमवार को कहा कि बाढ़ जो है आपदा नहीं है, बल्कि ये बहुत लाभदायक है बिहार के लिए भी। ऐसे समय में जब इतने सारे अनाज फसलें जो बर्बाद हो रही हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, ये सारी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, उनके प्रति भी संवेदनशील हैं, तो हम कैसे माने कि ये जो बाढ़ है वहां की प्रकृति को, मिट्टी को एक तरह से पुनर्जीवित करने की भूमिका निभा रहा है? देखिए ऐसा है ना, नदी के पानी को अगर हम देखें ना, और उसमें जब बाढ़ आती थी तो वो चारों ओर फैलता था उसका पानी, और उसके साथ साथ मिट्टी ले जाती। उससे 2-3 चीजें होती थी। एक तो जमीन की फर्टिलिटी, नई मिट्टी पड़ती थी तो उसकी फर्टिलिटी कायम रहती थी, और ग्राउंड वाटर टेबल वो कायम रहता था। ये 2 फायदे तो स्पष्ट थे। और नदी जो थी उनको निकालने का काम कर लेती थी, समुद्र तक पहुंचाती थी किसी भी तरीके से, और बाढ़ का लेवल इतना नहीं घातक होता था कि लोगों को मारे। कुसाव में जो 540 लोग मारे गए और कितने अभी गायब हैं, मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री ट्रेस की है। कभी भी जब से हिस्ट्री लिखी जा रही है तो 540 लोग एक वर्ष में नहीं मारे गए। तो कहीं ना कहीं तो कंपेयर करना पड़ेगा ना हमको कि कहीं हमसे गलती हो रही है।
तटबंध बना करके, अगर एक विलियम विल्बर इंग्लिश करके एक चीफ इंजीनियर था वहाँ का, बंगाल का, उसने कहा था 1907 या 1905 में शायद, कि हम लोग ये जो तटबंध बना रहे हैं इसमें बीच में दरारें छोड़ देनी चाहिए, गैप छोड़ देनी चाहिए, उतना पक्का कर दें, और जो नदी का लेवल है उससे वो पानी बाहर बहा दें। उसको कहते हैं कि कंट्रोल्ड लैंड बिल्डिंग है ये। तो जब पानी निकालना होगा निकाल देंगे, तो वो ये कहते थे। लेकिन ये विजडम जो है जो इंजीनियर्स की है, ये हमेशा रिटायरमेंट के बाद आती है। वो तब भी इंजीनियर, चीफ इंजीनियर जब रिटायर हो जाता था तो कहता था कि कंट्रोल लैंड बिल्डिंग करें, पानी फैला दें, उसके साथ सिल्ट फैल जाएगी, फर्टिलिटी रेस्टोर हो जाएगी, वाटर टेबल ठीक रहेगी, वगैरह वगैरह। बट व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू डू समथिंग यू डोंट डू इट, एंड ओनली व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप कहते हैं कि ये करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? अगर वो रास्ता आपको दिखाई पड़ता है तो वो करना चाहिए। एक मैं लेकिन नहीं होता। जी, एक मैं संक्षेप में जानना चाहता हूं कि कोई ठोस एक बात जो हमारे दर्शकों के लिए भी उनके जहन में बैठ जाए और अपने राजनेताओं से पूछें कि आप इसके लिए मांग क्यों नहीं करते बाढ़ के संबंध में, तो वो क्या ठोस बात है आपके लिहाज से? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे 2007 की बाढ़ का हम एक उदाहरण देते हैं। 2007 की बाढ़ में अगर मुझे ठीक याद है तो 34 जगह तटबंध टूटे थे इनके, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से। 54 जगह इनकी सड़कें टूटी थी, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, और 829 जगह इनके मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स या विलेज रोड्स टूटी थी। इन दरारों का मतलब जो मेरी समझ में आता है ये है कि वहां से पानी रास्ता खोजता है बाहर जाने का। और 2007 में जो बाढ़ आई थी वो पहली बाढ़ थी जो कि 2.5 महीने टिकी रही। तो 2.5 महीने अगर बाढ़ टिकी रहती है तो बरसात तो खत्म हो गई लेकिन पानी टिका हुआ है। इसका मतलब मेरे समझ में ये आता है कि उस पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता था, और वो रास्ता नदी सुझा रही थी कि इतनी जगह हमने इसको बता दिया है कि आप यहाँ हमको रास्ता दे दीजिए, जाने का हम चले जाएंगे जी। लेकिन हमने किया क्या कि उन सारे जितने ब्रीचेस थे 829 डिस्ट्रिक्ट रोड्स में और 54 तटबंधों में और 34 सड़कों में, हाईवेज में, उन सबको हमने और मजबूती से बांध दिया। और हमने कहा कि ये अब कुछ नहीं होगा, रोड्स आर रेस्टोर्ड, और ये सारे जितने जितने नदी ने तोड़ा था उसको सब हमने बांध दिया और सारी चीजें अब अमन में आ गई हैं, कुछ नहीं होगा। इसी तरह से हमने ये भी कहा था कि कुसहा में जब ब्रीच हमने क्लोज कर दिया तब मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था कि हम अब 30 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। सवाल इस बात का है कि वो 30 साल तक वो नदी आपका कहना मानेगी क्या? इसकी गारंटी कौन देगा जी? तो जो पानी के निकासी पर काम होना चाहिए, आप तो खाली यानी मुख्यमंत्री जी हमारे कह रहे हैं कि गाद प्रबंधन आयोग बनना चाहिए। हमने तो डिमांड की थी कि एक ड्रेनेज कमीशन भी अपॉइंट कीजिए कि पानी की निकासी का फ्लड कंट्रोल के लिए तो आपने कर दिया था 40 साल पहले, लेकिन ये ड्रेनेज कमीशन भी अपॉइंट होना चाहिए कि पानी की निकासी का रास्ता सुझाए। तो वो अगर करें तो शायद चेन्नई में बाढ़ ना आए, शायद नासिक में बाढ़ का असर कम हो, शायद बम्बई का बाढ़ का रास्ता कोई खुले, और ये जहाँ जहाँ पानी अटकता है उसको हम कुछ कर सकें जी। तो दो चीजें, एक तो ड्रेनेज के लिए हमको स्टडी चाहिए और दूसरा गाद के लिए चाहिए, और कितना ज्यादा से ज्यादा हम किस तरीके से फैला सकते हैं उसको पूरे इलाके पर, न कि उसकी 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर या 3 किलोमीटर एम्बैंकमेंट के बीच में उसको रखें। इससे हमको बचना होगा और एक नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, एक बात। और दूसरी बात ये कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि इसका समाधान जो है वो हिमालय में बांध बना देने में है। बहुत ही आसान तरीका है ये कह देना कि ये जो समस्या है ये दूसरे की जमीन पर इसका हल है, अपनी जमीन पर नहीं है जी। तो आपके इंजीनियर्स क्या करते हैं कि अपनी जमीन पर उसका समाधान नहीं खोज सकते? क्या उस फ्रेमवर्क से बाहर नहीं निकल सकते जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर दिनेश मिश्रा जी, हमारे दर्शकों को बाढ़ के बारे में और दूसरे पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए। अच्छा रहा, थोड़ी तकनीकी बाधाएं, व्यवधान ये सब होते रहता है, लेकिन इसके बाद भी आपने प्रयास किया, समय निकाला, हम आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।